दोस्तों आज का माइंडकास्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमारे मेहमान हैं डॉक्टर उमैर वदूद। यू वेयर सो मेनी हैट्स, न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इंस्टाग्राम पे 3.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ग्लोबल स्पीकर, आप काफ़ी टेड टॉक्स पे गए हैं। मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बच्चे आपने मेडिसिन ही चूज़ करना है, दो आई वाज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेडिसिन दैट मच, और मेरा ज़्यादा जो रुझान था वो ज़्यादा आर्ट्स की तरफ था। लेकिन फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप अगर मेडिसिन की डिग्री MBBS की डिग्री ले आए तो उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वांट। द हैप्पीनेस दैट इट कुड ब्रिंग टू माई मदर दैट मेंट अ लॉट टू मी। उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की और हमने उनसे पूछा कि किस शख्स ने उनको इंस्टाग्राम में ग्रो करने में मदद दी। There was this guy who followed me on Instagram. वो भी he's a doctor as well. He's in Karachi. I never met him. I'll be really honest. जिसने मेरी सक्सेस में रोल प्ले किया है सारी जिंदगी, I would never forget कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया। तो मैंने जब उनके फॉलोअर्स देखे तो उनके फॉलोअर्स मुझसे भी कम थे। लेकिन मैंने बात पे गौर किया, मैंने कहा बात तो ये ठीक कह रहा है। आप यकीन जानिए मैंने उनकी गाइडेंस के साथ मैंने एक 6 महीने उसको परसू किया। इट वॉज अराउंड आई गेस 6 मंथ्स की, जिसमें मैंने 50,000 टच कर लिया। लेकिन इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं और उनकी अभी तक 4 किताबें आ चुकी हैं और 5वीं अभी वो लिख रहे हैं। ये किताब मैंने लिखी, अमेज़न पे बेस्ट सेलर बनी, इसको अवार्ड भी मिला कि 2022 की बेस्ट न्यूरोफिजियोलॉजी की किताब। तब मेरा ज़रा इस तरह रुझान बना कि मैंने कुरान को ज़्यादा डेप्थ में समझा। तो जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आई कि मैंने तो गंद लिखा हुआ है। बिकॉज देयर आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, एक ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मुझे समझ आई कि मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट एडिक्टेड, टू बी रियली ऑनेस्ट, एडिक्टेड टू कुरान, कि वो कितना डेप्थ में आपको लेके जाता है, कितनी चीज़ें आपको सिखाता है, कितनी चीज़ें आपकी सीधी कर देता है। अपनी एक कार मॉडिफिकेशन कंपनी भी है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गाड़ियों का, आपको पता है मेरे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं भी। तो वो मुझे बचपन से ये शौक था, लेकिन उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी। तो जब गाड़ियाँ आई तो मैंने फिर बना ली। अब देखिए वो सारी चीज़ें जो मैं लेता था वो दुनिया भर में कभी एक जगह से मंगाता था, कभी दूसरी जगह से मंगाता था। मैंने क्या किया कि मैंने इसी को एक बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, अपने ही शौक को। द थिंग इज कि वी डिजाइन कार्स, एवरी कार्बन बिस्पोक कार दैट यू लुक एट इज यूनिक इन इट्स ओन वे। वो हर एक गाड़ी जो है वो स्टैंड आउट करेगी क्राउड में, बिकॉज इट्स डिजाइन, इट्स नॉट जस्ट पार्ट्स। एक बंदा इतनी ज्यादा मल्टीटास्किंग कैसे कर सकता है, एक टाइम पे इतने ज्यादा पोर्टफोलियोज को कैसे मैनेज करते हैं, ये सब जानते हैं उमैर वदूद से उनकी जुबानी। वेलकम डॉक्टर उमैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने मुझे दावत दी और इट्स अ प्लेजर फॉर मी टू बी हेयर ऑन योर पॉडकास्ट। आप मेरे पहले गेस्ट थे मेरे पॉडकास्ट पे, एंड इट्स ट्रूली एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू बी हेयर अमंग ऑल योर टीम एंड यू। So I feel nice to be here. Well, it's an honor for us, for our Mindcast team. We were waiting for this day a lot. And मैं यहाँ पे लोगों को बताता ये भी चलूँ कि अगर मैंने जो Mindcast सीरीज शुरू की है तो उसकी जो मुझे जो अल्टीमेट पुश मिली, जो मुझे इंस्पिरेशन मिली, that was you. Well, you had the spark in you. I think you're just being humble. और आई थिंक आप जो काम कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एंड मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा लेके जा रहे हैं इसको, चाहे वो एडिटिंग हो या आपका कॉन्सेप्ट हो। और आई ट्रूली एंजॉय योर पॉडकास्ट और मैं देखता रहता हूँ अक्सर, आपके साथ तो बातचीत होती भी रहती है ऑफ कैमरा एज वेल। सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड शो दैट यू आर रनिंग एंड आई होप दैट यू कैन कैरी ऑन और भी अच्छा कर सकें इंशाल्लाह। Well, thank you, Dr. Umair. Well, you wear so many hats. You are a teacher, assistant professor. आपको जो चीज़ अच्छी लगती है न्यूरोफिजियोलॉजी, लेकिन उसके अलावा यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, उसके अलावा यू आर अ फिल्म मेकर। अगर फिल्म मेकर में ज़्यादा अगर हम उसको डीप डाउन जाए तो आपको सिनेमेटोग्राफी बहुत पसंद है और आप मुझे बताते रहते हैं। इसके अलावा यू आर अ ग्लोबल स्पीकर, आप काफ़ी टेड टॉक्स पे गए हैं। लेकिन ये सफ़र शुरू किधर से हुआ था, मुझे बताएं कि एक उमैर छोटी ने जब उसने 10th ग्रेड किया, क्यों वो मेडिकल फील्ड में आया, क्यों चुना? वेल अली भाई, बैक इन आई गेस अर्ली 2000 जब मैंने मैट्रिक किया तो आई गॉट इनटू इस्लामिया कॉलेज। उस वक्त जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे प्री मेडिकल लेना है या आर्ट्स की तरफ जाना है या फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बच्चे आपने मेडिसिन ही चूज़ करना है। दो आई वॉज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेडिसिन दैट मच, और मेरा ज़्यादा जो रुझान था वो ज़्यादा आर्ट्स की तरफ था या लिटरेरी की साइड पे था। लेकिन उनका कहना यही था कि आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने तो नहीं किया एंड यू आर द वन, वी आर 2 ब्रदर्स। तो फिर मुझे ही उसको कैरी ऑन करना पड़ा। तो शुरू में तो मैंने रेजिस्ट करने की कोशिश की इस फैसले को वालिदैन की,
लेकिन फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आप अगर मेडिसिन की डिग्री MBBS की डिग्री ले आएँ तो उसके बाद यू कैन डू वट एवर यू वांट टू एंड आई थिंक the happiness that it could bring to my mother that meant a lot to me and still does. तो that is one reason I went into medicine. तो जब मैं मेडिसिन में गया तो मेडिसिन से फिर मेरा लगाव हो गया. Eventually I became quite came at peace और I think मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला मेडिसिन के साथ. और फिर I had to carry on मेडिसिन और वो जो बाकी शौक़ थे मेरे वो पहले से थे तो वो उनको फिर रास्ता मिलता गया और फिर मैं उसको कैरी करता गया. सो दिस इज़ हाउ माई जर्नी इज़ एंड दिस इज़ हाउ आई केम इन टू फोटोग्राफी. एंड मेरा ख्याल है 2010 की बात होगी कि व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिसिन तो तब मुझे मेरी वालदा ने पहला कैमरा लेके दिया. एक्सीलेंट. यानी कि आपकी फिर वालदा ने आपके शौक का ख्याल रखा और उन्होंने आपको पहला कैमरा जी बिल्कुल फिर एज अ गिफ्ट दिया आफ्टर ग्रेजुएशन. तो वो जब मुझे मिला तो उसके बाद फिर मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की. एंड आई थिंक आई वाज नॉट एज ऑल ऑफ अस जितने भी यंगर जनरेशन अभी ऊपर आ रही है, कभी भी आप कोई नई चीज़ लेते हैं तो आपको उस पर कमांड नहीं होता. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट फोटोग्राफी एंड फिर फोटोग्राफी के बाद फिर मुझे फिल्म मेकिंग के साथ शौक हुआ तो फिर फिल्म मेकिंग की तरफ फिर मैं इस तरह आया. एंड सिनेमाटोग्राफी आई लाइक टू अगर आप फोटोग्राफ्स में भी देखें तो आई लाइक टू बी मोर रियलिस्टिक और जो मेरा माइंडसेट है डिफरेंट चीज़ों के बारे में उसको पोर्ट्रे करना तो वो ज़्यादा मेरी उसकी तरफ था. दो इनिशियली आई वाज अ पोर्ट्रेट फोटोग्राफर जब मैंने स्टार्ट किया और मेरे अवार्ड्स भी जितने हैं वो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में ही हैं. लेकिन इवेंचुअली फिर वो चेंज होता गया एंड नाउ आई एम इनटू मोर पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ शॉट्स जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं या कहीं और फोरम पे देखते हैं. दे आर मोर पॉइंट ऑफ व्यू काइंड ऑफ शॉट्स. तो ये ट्रांजिशन इसमें डेफिनेटली आई है मेरी जर्नी में. वेल एक्सीलेंट. और ये थे कि आपके जो दोनों आपके फादर मदर दोनों दे आर वेरी लेजेंडरी टीचर्स मेडिकल एजुकेशन में, हमारी मेडिकल के फील्ड में, और आपने उनका ही ड्रीम उसको परसू किया, उसको लेके गए आगे और फिर उसको पैशन में कन्वर्ट किया. फोटोग्राफी की बात की, वैसे मेरा दिल था कि पहले मैं एजुकेशन पे आपसे बात करूँ, लेकिन चलो अब फोटोग्राफी की बात करें. फोटोग्राफी को आपने इतना अच्छा इतना डिटेल से बयान किया और उसमें भी आपने कहा कि आप उसके अंदर डीप आपने फोटोग्राफी में अपनी एक नीश को पकड़ा, क्योंकि फोटोग्राफी की भी तो बड़ी किस्में लोग करते हैं, लेकिन आपने ख़ास एक नीश उसको पकड़ा और ये बहुत ज़्यादा मकबूल है, बहुत फेमस हो रही है लोगों में. आपको उसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है. जी जी. देखिए अवार्ड्स जितने, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि अवार्ड्स जो हैं वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में. तो जब मैं पोर्ट्रेचर खींचता था उसका एक रीज़न ये था कि व्हेन आई वाज डूइंग माय हाउस जॉब बैक इन 2011 और उस टाइम एक बॉम्ब ब्लास्ट, आपको याद होगा पेशावर के हालात काफ़ी ख़राब थे, बल्कि मुल्क भर के हालात ख़राब थे, लेकिन पेशावर के हालात कदरे ज़्यादा ख़राब थे बिकॉज वी आर बॉर्डरिंग विद अफ़गानिस्तान. और जो 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ तो उसमें काफ़ी सारे ब्लास्ट होते थे. तो आई वॉज वन डे वर्किंग एट द हॉस्पिटल एंड बॉम्ब ब्लास्ट कारखानों में हुआ और वहाँ से बहुत सारे विक्टिम्स आए. तो मुझे वो बड़ा अजीब लगा कि हमारे लोग खुद मर रहे हैं और हम ही लोग हैं जिनको एज टेररिस्ट लेबल किया जा रहा है. तो मैंने अपनी वालदा से ये बात डिस्कस की कि घर जाके कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग मर रहे हैं और हम ही को लोग टेररिस्ट कह रहे हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों, मतलब अब तुम्हें अगर इतना प्रॉब्लम है इस बात से तो फेस इट, आप इसको चैलेंज करें और कोई तरीका कार निकालें कि जिससे आप इसको चेंज कर सकें, परसेप्शन चेंज कर सकें आप इसको. तो उसके बाद फिर मैंने 2011 या 12 में प्रॉब्ली मैंने अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन की जिसका नाम था पुख्तून्स द रियल वर्सेस सरियल. तो जिसमें द रियल वर्सेस सरियल, वो पठान जो एक्चुअल में है और वो जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं. तो वो एक कंपैरिजन काइंड ऑफ एक एग्जीबिशन था जिसमें वेल नोन पठान्स थे और वो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि जिसमें लोग हमें जिस तरह देखते हैं. तो वो काफ़ी पॉपुलर हुआ बैक देन और वो जो है काफ़ी उसको अटेंशन मिली. मेरा मतलब यही था कि लोगों को पता चले कि क्या डिफरेंस है और क्या नहीं. बस जो तस्वीरें मैंने खींची थी वो पोर्ट्रेट्स थी और उन पोर्ट्रेट से बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली इस चीज़ को कि पठान क्या हैं और क्या नहीं. क्योंकि वो जो मैगज़ीन्स हैं इंटरनेशनल उनमें पब्लिश हुए और इवन वो एग्जीबिशन जो मेरी हुई थी तो वो एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की एज अ स्टडी प्रोजेक्ट भी यूज़ हुआ. So that is when I moved into portrait photography. That was the initial phase in which portrait photography had its inception. Excellent. यानी कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी
उस वक्त आपके जहन में है, लेकिन जब जो लोग फोटोग्राफर आज बनते हैं तो क्या ज़रूरी है? अच्छा कैमरा उसके लिए ज़रूरी है, या अच्छा वो कहते हैं कि जो फोटोग्राफर है उसकी आंख, उसके जहन में क्या है, वो क्या चीज़ उस कैप्चर कर रहा है? देखिए मेरे ख्याल से ना कैमरा ज़रूरी है कोई चीज़, कैमरा डेफिनेटली ज़रूरी तो है पिक्चर खींचने के लिए, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी यंग गाय हु वांट्स टू परस्यू दिस और एनी फील्ड फॉर दैट मैटर इज़ द विजन। अगर आपका विजन नहीं है तो आप नहीं अचीव कर सकते कोई चीज़ भी। मेरा एक विजन था, वो विजन यही था कि मुझे एक चीज़ ने हर्ट किया, कि जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया, तो मैं उस विजन के पीछे मैंने उसके लिए रास्ता बनाया। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा कि देखें, इस स्टूडियो को आप देखें तो ये भी ईंटों से बना हुआ है, अगर आप बुर्ज खलीफा को देखें वो भी ईंटों से बना हुआ है। द ओनली डिफरेंस इज कि आर्किटेक्चर डिफरेंट है, जो बेसिक चीज़ है वो तो वही इस्तेमाल हुई है, तो कैमरा तो वही चीज़ है। मैं भी अगर एक कैमरा यूज़ करूंगा तो दूसरा बंदा भी वही कैमरा यूज़ करेगा, लेकिन वो जो सोच है उसमें डिफरेंस है कि आप आखिर क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, उसे एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव अ विजन। जब आपके पास विजन हो तो फिर आप उसके लिए रास्ते निकालें। मतलब अगर आपका विजन ये है कि आप यू वांट टू बी अ गुड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, तो फर्स्ट डिफाइन व्हाई डू यू वांट टू डू इट। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप करना क्यों चाहते हैं। अगर आप इसलिए करना चाहते हैं कि मैं मकबूल हो जाऊँ, मैं पैसे कमा लूँ, तो आई थिंक ये तो बहुत एक मटेरियलिस्टिक किस्म का आजकल विजन है। ज़्यादातर लोग यही इसी चीज़ को लेके मेरा ख्याल है कि लोगों की गलती है नहीं, सोशल मीडिया की गलती है। और लोगों की फिर इस मामले में डेफिनेटली गलती हो सकती है कि वो सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, कि जहाँ पे आपको नित नए तरीके बताए जाते हैं कि आज आपको ऐसे पैसे बनाने के तरीके बताते हैं और ऐसे पैसे बनाने के तरीके बताते हैं। अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही आपके टीम मेंबर से मेरी यही बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए, पैसा इसलिए होना चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। पैसा इसलिए ज़रूरी है कि आप जो विज़न देख रहे हैं उस विज़न को पूरा कर सकें। पैसा अगर आप इसलिए कमा रहे हैं कि आप उस पर अयाशी करना शुरू कर दें, तो आपका तो विजन ही नहीं है ना। फिर तो आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि औरों को दिखा सकें कि मेरे पास पैसा है। तो यू आर एक्चुअली फिलिंग द गैप समहाउ जो आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं इन तरीक़ाकारों से। लेकिन मेरे ख्याल से पैसा डेफिनेटली ज़रूरी है ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। इतना ना हो कि आप अयाश हो जाएं और इतना कम ना हो कि आप अपनी ड्रीम्स को ही फॉलो ना कर सकें। So the midline is the proper. एक्सीलेंट, यानी कि दिस इज द रियल सेंस के अगर आप अपने ड्रीम को, पैशन को नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स पे रखेंगे तो ऑब्वियसली पैसा ज़रूरत आएगा। और जिस तरह आपने प्रूव किया कि आपको एक प्रॉब्लम का पता लगा, आपने वो आइडेंटिफाई किया और उसको अपने आर्ट और उसको अपने पैशन के ज़रिए उसको आपने पोर्ट्रे किया, उसके लिए आपको कुछ उसको अवार्ड भी मिला आपको। अब ये मुझे बताएं कि यही, अब हम ज़रा बात करते हैं आपके सोशल मीडिया के बारे में। माशाल्लाह आपके तकरीबन 360 के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम एक मुश्किल प्लेटफॉर्म है, उस पर फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करेगा वो बहुत सोच समझ के बहुत मुश्किल से करता है। यही फोटोग्राफी जो थी आप इंस्टाग्राम में शो करते हैं, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो आपकी ट्रेडिशनल, आपकी एक अपनी एक नीश है, उसके साथ आप एक ख़ास किस्म का एंगल अपने फॉलोअर्स को दिखाते हैं, उसके साथ वो बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो ये सोच कैसी आई आपके जहन में कि मैं इसी चीज़ को, इसी नीश पे, या अगर थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूँ, फिल्म जो आप रील्स बनाते हैं, आपकी जो छोटी छोटी कट्स हैं, उसमें भी ख़ास एक चीज़ आप शो कर रहे थे, ख़ास एंगल ड्राइव करते हुए, उससे आपकी आवाम रिलेट कर लेती है। तो उसके बारे में बताइए, ये सोच कैसे है आपके जहन में? देखिए, पहले इस तरह था ना कि जैसे मैंने भी आपसे जिक्र किया कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी थी। आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और मैं पोर्ट्रेचर में ही लगा हुआ था। दैट वाज माय स्पेशलिटी। जैसे अब हम मेडिसिन में हैं, आप साइकेट्री में हैं, मैं फिजियोलॉजी में हूँ, सो वी टेंड टू गो इन अ सिंगल डायरेक्शन और एक नीश को फॉलो करते हैं। दिस हैपेंड इन 2017 या 16 कि जब मेरी पोस्टिंग हो गई थी करक, तो मैं सुबह जाता था और मैं रात को वापस आता था। आप पेशावर से दिल्ली करक जाते थे और आते फिर थे? मैं वापस आता था। बहुत टफ रूटीन। इट वाज क्वाइट टफ। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि इस टफ रूटीन में आपको फोटोग्राफी का टाइम नहीं मिलता। ठीक है, मेरे पास उस वक्त था iPhone 7। तो जब मैं ना कैमरा लेके जा सकता हूँ, गाँव जा रहा हूँ, ना मैं तस्वीर खींच सकता हूँ, ना मैं एडिट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता था, वो शौक पूरा करने के लिए बस रास्ते में ही गाड़ी चलाते हुए तस्वीरें खींचता था। अब वही मेरे पास होती थी, उसके अलावा तो मैं पिक्चर्स खींचता नहीं था, तो मुझे अपना शौक पूरा करने के लिए उन्हीं पिक्चर्स को एडिट करना पड़ता था। तो वो पहले पिक्चर्स थी, रील्स एग्जिस्ट नहीं करती थी उस ज़माने में। तो वो पिक्चर्स आहिस्ता आहिस्ता करके रिफाइन होते 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 उससे एक प्रॉपर एक नया नीश बन गया
कि ड्राइविंग करते हुए आप पिक्चर खींचते हैं, और वो काफ़ी पॉपुलर हो गया। उसके बाद फिर यही चीज़ आखिर फिर एवोल्यूशन होते रील्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि नाउ एज यू नो माई रूटीन, तो मेरे पास भी टाइम नहीं है फोटोग्राफी का। सो व्हाट आई डू एक्चुअली इज़ कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ या मैं ऑफिस से आ रहा होता हूँ, तो ये वही टाइम होता है कि जिसमें मैं रील बना लेता हूँ। तो आई मेक अ स्मॉल वीडियो, मैं उसी को एडिट कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू कंज्यूम माई टाइम सम हाउ, और उसको टाइम देना होता है फोटोग्राफी को, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। इससे मैं एक चीज़ डेफिनेटली आई थिंक व्यूअर्स शुड लर्न इज यू शुड नेवर लीव योर पैशन, you should find a way. Either you find a way or you find an excuse. तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढूंगा कि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने फोटोग्राफी छोड़ दी, मेरे पास कैमरा नहीं था, मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन से करता गया। इवेंचुअली जब रील्स की तरफ आई, इंस्टाग्राम देखें, मैंने 2018 में ज्वाइन किया, आई हैड लाइक 2000 फॉलोअर्स, फिर 2500 हो गए एक साल में, फिर शायद 3000 हो गए। इसने जो बूम पकड़ा वो 2021-22 में पकड़ा। वो इस तरह था कि देयर वाज दिस गाय हु फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, और वो भी ही इज़ अ डॉक्टर एज वेल, एंड हाँ, ही इज़ इन कराची। आई नेवर मेट हिम, आई विल बी रियली ऑनेस्ट अबाउट दिस। जिसने मेरी सक्सेस में रोल प्ले किया है सारी ज़िंदगी, आई वुड नेवर फॉरगेट कि इन्होंने क्या रोल प्ले किया। तो व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया कि आपका जो इंस्टाग्राम है बड़ा अच्छा है, लेकिन आप उसको सही तरह परसू नहीं कर पा रहे। तो मैंने जब उनके फॉलोअर्स देखे तो उनके फॉलोअर्स मुझसे भी कम थे, लेकिन मैंने बात पे गौर किया, मैंने कहा बात तो ये ठीक कह रहा है। सो आई कॉल्ड हिम अप एंड मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ज़रा गाइड किया कि ये आपने चेंजेस करनी। आप यकीन जानिए, मैंने उनकी गाइडेंस के साथ मैंने एक 6 महीने उसको परसू किया, एंड इट वाज अराउंड आई गेस 6 मंथ्स की, जिसमें मैंने 50,000 टच कर लिया था। ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक फॉलोअर्स। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे इस लिहाज पे वो उस्ताद हैं कि उन्होंने मुझे सिखाया। उनके फॉलोअर्स शायद अभी भी कम हो, बट आई थिंक कि मेरी पेज की ग्रोथ में अगर वो 367,000 तक या 60,000 तक भी पहुँच चुके हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आपको कभी कभार लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि वो खुद किस लेवल पे है, आपको ये देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करें और क्या उनको वैल्यू मिल रही है, क्या वो वैल्यूबल बात है या नहीं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि ये मुझसे पीछे है तो मैं इससे नहीं सीखूंगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन। आपके कंटेंट में वैल्यू है, रिलेटेबिलिटी है, लोग रिलेट करते हैं, आप इमोशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट में। तो ये कुछ इस बारे में बताएं, ये कैसे सारा एक मिक्सचर। देखिए, मेरी कंटेंट जो है उसमें ज़्यादातर पोइट्री होती है, आई गेस इफ़ दिस इज़ व्हाट यू आर रेफरिंग टू। पोइट्री जो है हमारी लैंग्वेज की एक उर्दू की या पश्तो भी हो गई। पश्तो ज़्यादातर लोग, मेरा ख्याल है ऑडियंस इतनी नहीं है, उर्दू की ऑडियंस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो मेरे उस पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से भी हैं। सो दीज आर द 3 प्लेसेस जहाँ से बहुत सारे लोग हैं। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो तकरीबन, जब मैं डेमोग्राफिक्स देखता हूँ तो बराबर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए, हर इंसान में एक इमोशनल एस्पेक्ट होता है, हर इंसान किसी चीज़ से गुजरता है। पोइट्री एक ऐसी चीज़ है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर एजेस, सेंचुरीज से ये चलती आ रही है, एंड इट डिफाइंस योर इमोशनल स्टेट समहाउ। आप अपनी दिल की बात अगर करना चाहते हैं आम अल्फाज में, तो वो शायद उस तरह ना हो सके जिस तरह के आप उसको पोइट्री में डिफ़ाइन करते हैं। तो बहुत सारे अच्छे हमारे शायर गुजरे हैं जिनकी पोइट्री जो है लेके मैंने पुट की है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग थ्रू द सेम फेजेस, दे रिलेट टू इट। सो दिस इज़ व्हाट द इमोशनल साइड टू इट एक्चुअली एग्जिस्ट। क्योंकि a reel, if it has to work, so it will only work when आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपका कैप्शन एंड द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट, आपकी स्टैंडिंग क्या है, तो उस पे रील जो है वो चलती है। अच्छी रील, आई एम नॉट सेइंग कि वायरल तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छी रील अगर आप कांस्टेंट वायरलिटी मांग रहे हैं, कि अगर आप चाहते हैं कॉन्स्टेंटली वायरल हो, तो वो इन चीज़ों पे बेस्ड है कि आप दूसरे बंदे के इमोशन को किस तरह टच कर सकते हैं। इफ़ यू आर एबल टू कन्वे अ मैसेज ऑफ एनी सॉर्ट, वेदर इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव, यू आर अ गुड रील मेकर और एन इन्फ्लुएंसर और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट दैट्स द बेसिक रेसिपी ऑफ इट। इसी वजह से, इसी रिलेटेबिलिटी, इमोशंस के जो कनेक्शन है, काफ़ी आपकी कुछ रील्स वायरल हुई हैं। मेरे ख्याल में मिलियन से ज़्यादा
गई हैं? बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जी, काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। मैं तो अभी उसको देखता नहीं हूँ इतना ज़्यादा, लेकिन वो क्योंकि आप इंस्टाग्राम का ये है कि वो 100 फॉलोइंग और 100 लाइक्स से ज़्यादा आपको नहीं बताता अगर एक दिन में हो जाए। तो अगर मुझे किसी ने आज 300 लाइक्स दिए हैं या 300 पीपल हैव फॉलोड मी, तो मुझे सिर्फ 100 दिखाएगा। ओके। सो उसकी रीच इतनी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आई गेस इट्स लाइक 25 मिलियन माशाल्लाह। इंस्टाग्राम पेज। तो वो प्रॉब्लम ये है कि आप फिर उसको फॉलो नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लुक एट एवरीथिंग, आप फिर मैसेजेस नहीं रीड कर सकते। ये चीज़ें मैं मिस करता हूँ अबाउट माई इंस्टाग्राम। आई कैन नॉट कम्युनिकेट दैट ईजीली विद पीपल, क्योंकि आप मैसेजेस हर एक मैसेज तो नहीं रीड कर सकते, वो इतने ज़्यादा दिन में आते हैं, फिर इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो वो डाइल्यूट हो जाता है सब कुछ। तो ये ड्रॉबैक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू गिव अप। वो जो कनेक्टिविटी है वो लूज हो जाती है एज यू गेन मोर फॉलोअर्स। आपकी कनेक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है विद द जनरल पब्लिक और विद योर फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर। अभी आगे मैंने काफ़ी आपसे बातचीत करनी है आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में और बुक में, साथ में आप कावा भी इंजॉय करें, आप कावा भी इंजॉय करें। ये प्योर पेशावरी कावा है। बहुत ज़बरदस्त। ये आपके अभी इससे पहले भी मैंने एक कप पिया एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रीन टीज दैट आई हैड इन रीसेंट टाइम्स। एक बंदे का आजकल, और ऑब्वियसली पर्सन लाइक यू जिसकी काफ़ी डाइवर्सिटी है, काफ़ी टीचिंग में इन्वॉल्व है, और उसके अलावा अभी हम आगे इस पे बात करेंगे और बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया प्रेजेंस, और उसमें वाई क्यों आप चाहेंगे कि आपके 2-3-4 लाख फॉलोअर्स, क्या फ़ायदा इनका? मतलब क्यों कोई बंदा अपनी इतनी सोशल स्टैंडिंग बनाना चाहेगा? मैं अगर अपनी अपनी बात करूं कि मेरी सोशल स्टैंडिंग क्यों हो, देखिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट। वन इज़ द गुड साइड, वन इज़ द बैड साइड। इफ़ यू लीव एवरीथिंग टू द बैड साइड, कि आप छोड़ दें वही कंटेंट क्रिएटर्स जो गंद बना रहे हैं और लोगों का दिमाग ख़राब कर रहे हैं उन चीज़ों से, तो आई थिंक दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग द यूथ। आप खुद देख लें, मैं आई डोंट लाइक टू नेम नेम्स, लेकिन लुक एट योर पॉडकास्ट एंड लुक एट द अदर पॉडकास्ट दैट आर गोइंग इन पाकिस्तान। सो व्हाट विल द यंगर जनरेशन लर्न? वी विल बी द पीपल हु विल बी ब्लेम्ड बाय देम। हमें हमारे सीनियर्स ने अच्छा ट्रेन किया था, गलती तो हमारी है, हमने अपने जूनियर्स को सही ट्रेन नहीं कर सके। दिस इज, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये उसकी बात नहीं है। यही तो एक डायलेमा है कि आपको जो आजकल का कंटेंट जो कि पाकिस्तान में बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा कि जो वायरल होता है उसमें कोई डेप्थ नहीं होती, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। मतलब मैं भी, आपने कहा नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो फैमिली व्लॉगिंग, उसमें सब कुछ दिखा देना और पैसा उड़ाना कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, ये एक 16 साल बल्कि 14 साल के एक बच्चे में मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह उसके लिए अगर जिम अच्छा है या उसके लिए ड्रग्स अच्छे हैं, तो उसके लिए जिम अच्छा है। आप ड्रग्स, उसको वो एक कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, पैसिव यूज़र है। तो ये तो, और आपकी और मेरी जो कंटेंट है, आपका तो खैर काफ़ी माशाल्लाह व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। क्यों एक बच्चा, क्यों एक 20 साल का बच्चा ये नहीं देखेगा कि मेक मनी ऑनलाइन, जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पैसा फेंक रहे हैं, इन्हीं को फॉलो करो, इन्हीं को इंस्पायर करो और इन्हीं की तरह काम करो? देखिए, फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट मैं इसलिए हूँ, आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू। देखिए, फैमिली इज़ समथिंग दैट इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट माई फैमिली ऑन इंस्टाग्राम। जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करता हूँ, आई नेवर आंसर दिस, आई नेवर डिस्कस इट। आप भी नहीं करते। उसका देखिए एक सिंपल सा रीज़न है। मैं आपसे अभी पूछता हूँ आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आप मुझे नहीं बताएंगे। यस। आपको पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अपनी फैमिली को ले आएंगे सोशल मीडिया पर। दैट्स द डेंजरस पार्ट ऑफ इट। द फैमिली इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। यू नेवर पुट योर वीक पॉइंट इन पब्लिक आई। आपकी फैमिली है, आप क्यों उसको पब्लिक आई में लेके आएंगे? और फिर वो इसलिए आप इस्तेमाल करें कि आप उससे पैसा कमा लें। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग द रूट्स ऑफ आवर कल्चर। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। देखें, कल्चर, दीन भी आपको एक कल्चर ही बना के देता है ना। तो दीन में मतलब ही यही होता है कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। जो वो दिखा रहे हैं फैमिली व्लॉगिंग में, मैं और आप तो समझ रहे हैं कि ये गलत है। देखिए, एक कमज़ोर जहन का आदमी, जब कमज़ोर जहन से मुराद ये कि यंगर एज ग्रुप में, हमारी भी जहन कमज़ोर ही थे जब व्हेन वी वर इन टीनेजर्स। वो जब देखते हैं इस चीज़ को, व्हाट आर दे लर्निंग? क्या आगे लेके जाएंगे और क्या वो अपने बच्चे को सिखाएंगे? आपने तो पूरी जनरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना। The entire generation of our population will go in a wrong direction just because of these stupid things that they are doing. बजाय इसके कि आप उनको सिखाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आजकल कोई आता है कि यार पैसे कमाने का तरीका बताओ, दैट्स फाइन।
लेकिन आप उनको ये क्यों नहीं पुश करते कि फॉलो योर ड्रीम्स, आप जो चीज़ आपको पसंद है आप उसके पीछे जाएं, पैसा खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन आप ये तरीका सिखा रहे हैं उनको कि आ जाओ, आज हम इसको टक्कर मार रहे हैं, आज हम उसको टक्कर मार या रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। प्रैंक कर रहे हैं, आज हम मैं आज दुनिया का मालदार तरीन आदमी बन जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। किसके साथ आप मुकाबले हैं? मुकाबला हमेशा एक इंसान का अपने आप के साथ होता है। यू आर नेवर इन कंपटीशन विद समबडी एल्स, यू आर ऑलवेज इन योर ओन कंपटीशन। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इनका एक साइकिल होता है। अगर आप 6 साल पहले 5 साल पहले देखें तो कुछ ऐसे पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर थे जो बाहर से आए, यही फैमिली व्लॉगिंग यही कुछ किया, आज उनका नाम और निशान भी नहीं है। आज कुछ खास लोगों का नाम है और 4-5 साल इनका नाम नहीं होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो सारी उम्र चलता है वो है एक डेप्थ। वो कंटेंट क्रिएटर्स, अगर कंटेंट क्रिएशन की बात आए तो अभी भी मैं मतलब अभी एक नाम दूं, जुनैद अकरम का नाम ले लूँगा। देखें 10 साल पहले भी इसका कंटेंट था, अभी भी है और जाता रहेगा। इंडिया के कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ध्रुव राठी है, ध्रुव राठी है। देखिए अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे जो हैं फैमिली व्लॉगिंग में लगे हुए हैं या प्रैंक्स कर रहे हैं वो करें। देखिए प्रैंक्स भी करने हैं तो करें, देयर आर गुड प्रैंक्स एज वेल ना। एक होती है एक हद पार कर लें आप, एक ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अच्छे प्रैंक्स की तरफ आ जाए, ठीक है। देयर गुड, कनाडा का एक प्रोग्राम आता था जस्ट फॉर गैग्स, अच्छे प्रैंक्स होते थे। दैट वाज नॉट अ बैड प्रैंक कि आप किसी का दिल दुखाएं। ये दिल आजारी करना या इस किस्म के प्रैंक्स करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी, आई थिंक दिस इज अ बैड थिंग टू डू। फिर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी और गेटिंग व्यूज आप फैमिली व्लॉगिंग करें, आई थिंक दिस इज अ बैड थिंग टू डू, ठीक है। देखिए यंगर जनरेशन को ये चीज़ समझाने की कोशिश करनी है कि देखिए पैसा जो लिखा हुआ है वो तो आपको मिल जाएगा। आप कोशिश इसके पीछे ना करें कि आप पैसा कमाएं, आपका जो विजन है आप उसको फॉलो करें। फॉलो योर विजन। इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, फॉलो दैट विजन। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? जस्ट बिकॉज पीपल शुड नो यू, दैट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी by you becoming a doctor, I think that's a good thing to do. अगर आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करना चाहते हैं, कोई नई ड्रग लेके आना चाहते हैं, आप पेशेंट्स को ज़्यादा ट्रीट करना चाहते हैं, देयर इज समथिंग दैट यू थिंक इज गोइंग रॉन्ग इन द सोसाइटी, इन हेल्थ सेक्टर, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, येस दैट्स अ गुड मिशन। देखिए विजन और मिशन हर कॉलेज में लिखे होते हैं, यूनिवर्सिटी में लिखे होते हैं, किसी को आज तक समझ नहीं आई। सिर्फ जब इंस्पेक्शन शुरू हो जाती है ना तो सब रटना शुरू कर देते हैं, ये विजन है, ये मिशन है। विजन आपका होता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये क्या देख रही है आगे, वट इज इट सीइंग इन 10 years फ्रॉम नाउ, और जो भी उन्होंने लिखा हो 20 years फ्रॉम नाउ, वो क्या देख रही है, हम क्या चेंज लाना चाहते हैं। मिशन ये है कि आप उसको किस तरह करेंगे, किस तरह प्रैक्टिकली आप उसको अचीव करेंगे। तो हमेशा विजन जो है वो मैटर करता है। अगर आपने यंगर जनरेशन की विजन ही ये सेट कर दी है कि पैसा कमाओ और जैसे भी कमाने कमाओ, बस कमाओ, तो ये जो है ना, दे विल बी द मोस्ट अनहैप्पी पीपल। आपके पेशेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। डॉक्टर अली, यू आर अ साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। ये साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स है ना, बिकॉज इनको खुशी नहीं मिलेगी कभी, पैसे में खुशी नहीं है, ठीक है। फिर वो कोटेशन आ जाती है कि इट्स बेटर टू क्राई इन अ फरारी देन इन अ बस। बट द थिंग इज कि आप पेशेंट्स देखते हैं, मैं देखता हूँ मेंटल हेल्थ के, जब आपकी मेंटल हेल्थ खुश ना हो ना, तो फिर फरारी क्या, मैं आपको कहीं पैलेस में भी बैठा दूँ, सब कुछ बेकार है, सब कुछ बेकार है। Nothing will make sense to you. तो कंटेंट क्रिएशन की जब हम बात करते हैं तो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी सस्टेनेबल हो, और लोगों को चाहिए कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करें जो आज से 10 साल पहले थे, आज भी हैं और 10 साल बाद भी रहेंगे। क्विक शॉर्टकट टू मनी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन चलें, हमने देखा कि डॉक्टर उमैर, जिसके अंदर आर्ट और लिटरेचर भरी हुई है, लिटरेचर के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन पहले मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, आप हेड करते हैं डिपार्टमेंट पूरा। और अब तो मैं ये नहीं कहूँगा KPK का, अब तो मैं कहूँगा पाकिस्तान का बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बहुत रिप्यूटेबल रहमान मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ये कैसा चलता है मेडिकल एजुकेशन आपका, कैसा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन, उनको पढ़ाना, उनके अगर कोई आपके साथ बिहेवियर इशू दो। और फिर मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आप कॉन्फ्रेंसेज में उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं, कुछ इस हवाले में बताएं। देखिए स्टूडेंट्स के साथ टीचिंग की तरफ जब मैं आया, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एकेडमिक साइड, रिसर्च और एकेडमिक्स, मतलब क्लिनिकल्स ठीक है, आई डू द इवनिंग क्लिनिक, बट द पॉइंट इज़ कि आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन एकेडमिक्स। तो वो तो मेरा पहले से शौक था। अलबत्ता मेरे वालिद साहब जो फार्माकोलॉजी के हेड रह चुके हैं, तो वो चाहते थे कि मैं फार्माकोलॉजी में जाऊं, और मेरी वालदा जो बायोकेमिस्ट्री की हेड रह चुकी थी, वो चाहती थी कि मैं बायोकेमिस्ट्री में जाऊं। पर मैं कॉलेज लाइफ में ये बहुत ज़्यादा एक इस ताने से बहुत तंग आ चुका था कि सब लोग कहते थे कि यार तुम माँ बाप की वजह से पास होते हो,
खुद तो पढ़ते नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स दैट यू आर गेटिंग पास्ड इन द एग्जामिनेशन. टैग लग जाता है बिल्कुल. तो आई चूज अ सब्जेक्ट ऑफ माई ओन लाइकिंग, ताकि फिर ये टैग मुझ पे ना लगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ हिम, दिस इज बिकॉज ऑफ हर, दिस बिकॉज. अ लॉट इज बिकॉज ऑफ देम. आई स्टिल से कि देयर इज नथिंग बिकॉज ऑफ मी, अ लॉट इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. ठीक है, उनकी स्ट्रगल है, लेकिन ये सिफारिशी वाली चीज़ जो है, दिस वॉज समथिंग दैट इज वाई आई चोज. वो तो आपके अंदर कहीं लगती भी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा देखा कि आप मेरिट का वो करते हैं. लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएं जी. लोगों को बताने के लिए कि चले बायोकेमिस्ट्री का आपने बता दिया, फार्माकोलॉजी आपके सर की, आपके वाले साहब की तो किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं. फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है? फिजियोलॉजी इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. देखिए, आपको अगर ये पता हो कि ये कब ठीक इस तरह है, तो तभी आप पता लगा सकते हैं कि ख़राब कैसे होगा ना. अगर आपको ठीक ना पता हो तो आप शायद ख़राब को ही ठीक समझ लें. तो फिजियोलॉजी आपको नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बताते हैं कि बॉडी फंक्शन नॉर्मल कैसे करती है. दिस इज़ अ सब्जेक्ट दैट वी टीच इन फर्स्ट ईयर BDS, फर्स्ट ईयर MBBS एंड सेकेंड ईयर MBBS. आपने भी पढ़ा होगा जी. तो ये जो है इसके बाद फिर आती हैं इन थर्ड प्रोफेशनल या उसमें आ जाती है पैथोलॉजी, जो बिल्कुल इसके अपोजिंग है, कि व्हाट इज़ नॉट राइट इन द बॉडी. यानी कि फिजियोलॉजी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी कैसे काम करती है. पैथोलॉजी के बॉडी कैसे बीमारियों में कैसे उसकी जो आप इससे समझ लें कि फिजियोलॉजी गॉन रॉन्ग इज पैथोलॉजी. फिजियोलॉजी गॉन रॉन्ग इज पैथोलॉजी. pathology. चीज़ों को इतना जो है कितने मजे में आप उसको एक सेंटेंस में और बड़े क्लासी, बड़े फ्लैशी सेंटेंस में आप कर लेते हैं. तो ये नहीं कि एक आपके अंदर हमेशा एक आर्टिस्ट, एक आर्ट छुपा हुआ है. नहीं जी, यू आर जस्ट बीइंग नाइस. बट टीचिंग, जैसे आपने कहा था जी, टीचिंग में मैं जब आया तो आई रियली एंजॉयड. इट्स बिन लाइक आई गेस 13 to 14 years कि मैं टीचिंग में हूँ. और आई थॉरली एंजॉय टीचिंग बिकॉज आई थिंक कि जो बड़ा रीज़न मेरा टीचिंग की तरफ एक ये भी है कि जैसे मेरे टीचर्स थे, जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स थे, अच्छे भी थे, लेकिन वो लोग भी थे कि जिन लोगों ने हमें सप्रेस करने की कोशिश की या हमें बातें करनी, मैं वो नहीं बनना चाहता था. तो मैंने उनकी गलतियों से सीखा. सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ टीचर दैट यू कम अक्रॉस कि यार ये अपने ऑफिस किसी को आने नहीं देगा या बात नहीं करेगा, नक चढ़ा होगा. My office is always open for my students. They can always ask any kind of question, any moment of time. So when you become close to your students and you become a team, so then they make you a part of them. फिर वो प्रॉब्लम नहीं आती कि वो आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, वो या आपको कुछ कहेंगे, या वो आप जैसे आपने कहा टैकल कैसे करते हैं, फिर आपकी टैकलिंग की बात ही नहीं आ जाती. बिकॉज when you go into the classroom, you come to your own family. They're a part of you then. तो फिर वो भी इंजॉय करते हैं, मैं भी इंजॉय करता हूँ टीचिंग. और एज आई ऑलवेज से इन माई फर्स्ट क्लास, जब भी एक नई क्लास आती है, मैं उनको हमेशा ही बात करता हूँ कि बच्चे, मुझे पूरी फिजियोलॉजी नहीं आती, किसी को भी नहीं आती. yes. मुझे आपसे ज़्यादा आती है. हाँ, आप क्वेश्चंस पूछें, जहाँ फंसे आप क्वेश्चन पूछें. आपको एक टॉपिक नहीं आता, मुझे दोबारा बताएं, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ. जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे नहीं आता होगा, मैं साफ कह देता हूँ, बच्चे मुझे नहीं आता, आई विल फाइंड आउट, और मैं आपको भी बताऊँगा और ख़ुद भी सीख लूँगा. सो दिस इज़ हाउ इट मेरी अपनी बेहतरी होती है इसमें. मेरी लर्निंग ज़्यादा हो रही है बिकॉज सिंगल हैंडेडली आप कोई चीज़ याद करें या लर्न करें, उसकी रिटेंशन पावर कम होती है. लेकिन अगर आप उसको सीख लें और किसी और को सिखाएं तो उसकी रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है. इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम टीचिंग में अक्सर मैंने देखा है हमारे मुल्क में, वो ये है कि हमेशा जो टीचर है वो मुकाबले में होता है स्टूडेंट के साथ, मुझसे आगे ना निकल जाए. ये चीज़ टीचर में नहीं होनी चाहिए. आपका स्टूडेंट है, अगर आगे निकलेगा तो आपकी, जैसे का भी स्टूडेंट हो, आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, और अगर आपको किसी चीज़ में मदद चाहिए, आई शुड हेल्प यू आउट. यू नो व्हाई? क्योंकि आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी हुई है, आपको तो वैसे भी मिलनी है. yes. अब मैं आपकी स्टोरी में या तो हीरो बन जाऊंगा या विलन बन जाऊंगा. अब अल्लाह ने मुझे चांस दिया है कि भाई तुम हीरो बनना चाहते हो या विलन बनना चाहते हो, चॉइस आपकी है. चॉइस आपकी है. हमारे पास दुनिया में सिर्फ 2 चॉइसेस दी गई हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ या ना. सही रास्ते पे जाना है, गलत रास्ते पे जाना, बस. इसके अलावा तो आपके पास कुछ भी नहीं है. यू हैव नथिंग. वेरी वेल सर. अगर ये ज़्यादातर टीचर्स के अगर ये माइंडसेट बन जाए तो क्या बात है. और ऑब्वियसली हम जब कॉलेज में थे तो इस तरह एक कितना फ्रेंडली टीचर एक माहौल नहीं होता था स्टूडेंट के साथ. अथॉरिटेटिव प्रॉब्लम्स होते थे. दैट्स रॉन्ग आई गेस. वो अभी हम एक गेस्ट हमें कह रहे थे कि डोर बेल का कॉन्सेप्ट कहते मैंने ख़त्म कर दिया. तो डायरेक्ट इंटरेक्शन था. तो ये यानी कि स्टूडेंट्स आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करने में बहुत अच्छा फील करते हैं. आप आपकी रिसेप्टिव होते हैं, आपकी बात सुनते हैं.
तो कैसा अभी मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आप अपने कॉलेज में काफ़ी ऐसी कंटिन्यूड मेडिकल प्रोफेशंस और एजुकेशन है जिसको हम CMEs कहते हैं, उसका हिस्सा हैं। अभी अभी पता चला है कि आपने रिसेंटली आपकी अपॉइंटमेंट हुई कि आप चेयरमैन बने हैं लिटरेसी जो आपके कॉलेज की सोसाइटी है। तो ये क्या स्टूडेंट्स में मकबूलियत की वजह से है या आपकी फैकल्टी जो है नहीं आपकी आपके अंदर ये चीज़ देखती है कि ये स्ट्रेंथ है उमैर की? नहीं जी, मकबूलियत तो मेरी स्टूडेंट्स में ऐसी खास या कहीं पे मकबूलियत नहीं है। बात इस तरह है कि पहले शुरू हुआ था CBD, दैट्स कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोरम। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोरम हमने शुरू किया था 2021 में, 20 में प्रॉबली 2021 में। उस टाइम द प्रिंसिपल RMC आस्क्ड मी टू मेक द TORs फॉर अ प्रोग्राम इन विच वी हैड टू प्रेजेंट डिफरेंट अपडेट्स इन मेडिकल फ्रेटर्निटी एवरी फोर्टनाइटली। तो हर एक डिपार्टमेंट का टाइम पीरियड होता था कि जिसमें उन्होंने प्रेजेंट करना। तो सुबह 9 बजे शुरू होती है, 8 बजे शुरू होती है टिल 9 o'clock एवरी थर्सडे इन द मॉर्निंग। तो उसके TORs मैंने बनाए। पहला इंट्रोडक्टरी जो सेशन था वो भी मैंने किया। तो उसमें ये होता है कि सारा जो मेडिकल कॉलेज है ना वो इंगेज रहता है। हर डिपार्टमेंट की बारी आती है, वो अपना कुछ ना कुछ प्रेजेंट करता है कि उसने क्या अपडेट्स लेके आए हैं। तो और ऑल द डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग एंड दे लर्न फ्रॉम इट। इट्स काइंड ऑफ अ मेडिकल टेड टॉक, आप इस तरह समझ लें। ठीक। इट्स जस्ट मेडिसिन एंड इट्स टेड टॉक। तो अभी उसकी 100th जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ है अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट वाज अ बिग, खैर मैं तो फिर आई एम सेक्रेटरी ऑफ इट, बट द थिंग इज़ कि आई हैड टू अदर कमिटमेंट्स, तो मैं उनके साथ ज़्यादा बिजी हो गया RCD के साथ। जो आपने रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात की है लिटरेरी सोसाइटी की, तो वो हमारे प्रिंसिपल है डॉक्टर गुलाम रसूल। सो ही आस्क्ड मी टू और ही अपॉइंटेड मी एज द लिटरेरी चेयरमैन of and the chief editor of the magazine of रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। ये तो जो अपॉइंटमेंट होती है ये तो एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट होती है, तो इसका तो स्टूडेंट की मकबूलियत के साथ ज़्यादा वो नहीं होता। अलबत्ता येस, आई लव माई स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ देम, दे वेरी क्लोज टू मी, एंड आई एम होपफुल कि वी एज अ टीम विल मेक वन ऑफ वेरी नाइस काइंड ऑफ लिटरेरी इवेंट्स इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। वो आपकी जो स्टूडेंट्स के साथ जो आपकी एक कनेक्शन है और जो रेपो है वो मैं देखता रहता हूँ जब भी मैं आपसे मिलने आता हूँ। लेकिन अभी आपने जिक्र किया आपकी TEDx टॉक का, उसके अलावा भी आप काफ़ी जगहों पे जाके आपने टॉक किया है। यू हैव बीन अ ग्रेट स्पीकर। मैंने भी आपकी टॉक में था, बहुत मज़ा आया। इंगेजिंग, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट। अपना टेड टॉक जो आपने दी उसका कोई एक्सपीरियंस बताया, हाउ वाज दैट? इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई वेंट टू फैसलाबाद। ये टेड इवेंट जो है ये तो डिफरेंट जगहों पे होता है। इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये इवेंट होते हैं, और टेड ने ये इस दफ़ा फैसलाबाद यूनिवर्सिटी जो है फास्ट यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये मुनक़िद किया था जिसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था एज अ स्पीकर। तो मैं वहाँ गया, मेरे साथ जो को स्पीकर्स थे दे वर वेरी bright people as well. And one thing I liked about Faisalabad, जो फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, they were really nice. They were really good. When I was the first guy who had to give the talk. और आपकी पहली टॉक थी? नहीं, मेरी तो टॉक्स पहले नहीं, हाँ इस नंबर में पहली टॉक, इस नंबर में पहली टॉक थी, हाँ, उस दिन की? उस दिन में पहली टॉक मेरी थी। एक्सीलेंट। तो उसमें पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग दैट आई लर्न ओवर टाइम। जब टीचिंग में होते हैं तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू। लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे स्टूडेंट से मिला, आई वॉज रियली हैप्पी, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ मच अपलॉज आई गॉट, it's in terms of how much they listened and learned. This is how I look at it. Engaged थे, they wanted to learn, they wanted to understand, and that is what I think is the quality of a student, कि वो कितना learn करना चाहता है और वो कितना सीखना चाहता है। और फिर as a teacher it's your duty कि आप उसको फिर वो चीज़ प्रोवाइड करें ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सके। एक्सीलेंट। और यही चीज़ है जी। आपने टेड टॉक की बात की, और आपकी मैंने ऑब्वियसली फिर कह रहा हूँ कि मैंने आपकी कुछ टॉक्स खुद अटेंड की हुई हैं। दे आर वेरी इंगेजिंग, क्लासी, एंड असल चीज़ होती है कि रेलेवेंट होती है, फोकस्ड होती है। और आपके स्टूडेंट्स को जो आप अपना लीडरशिप स्किल इम्पार्ट करते हैं, उनको देते हैं। लोग अपनी स्किल देते नहीं है वैसे उमैर, लोग अपनी स्किल अपने छुपा के रखते हैं। वो कहते हैं अगर इसको मेरी स्किल मिल गई, जैसे आपने शुरू में बात की, ये मुझसे आगे चला जाएगा। लेकिन स्किल मेरे ख्याल में सिखाने से, लोगों को टीच करने से, और जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके कुछ कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं जो आपकी जुगाड़ है जुगाड़, हाँ। जुगाड़, वो आप लोगों को जैसे देते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, तो इससे आपकी बेहतरी आती है, ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन स्किल्स की अब मैं बात करूं,
अब आपके स्किल्स की क्या क्या बात करूं मैं, अभी हमने इतनी बातें कर ली, मुझे लगता है आपके साथ 1 घंटा बहुत कम पड़ेगा। आपने किताबें लिखी हैं और एक किताब तो मुझे आपने गिफ्ट की थी, मैंने पढ़ी, जो कि आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, बेसिक एंड क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी। और उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कंटेंट लिखा नहीं हुआ था, वो सब हैंड ड्रॉन था। और वो मुझे भी याद है आपने कितनी मेहनत उसमें की थी, वो आपने बुक सारी बनाई थी। वो आपकी पहली बुक थी? ये और मेरी पहली किताब थी। क्या इंस्पिरेशन थी बुक की तरफ? और इतनी मुश्किल किताब, वो बहुत मुश्किल किताब है, आपने उसमें जिस तरह ड्राइंग्स खुद बनाई। तो मुझे पता, कोई आर्टिस्ट आपने हायर किया था, कोई ग्राफिक डिजाइनर हायर किया था, कोई? नहीं नहीं जी मैंने खुद ही ड्रॉ किए हैं। उसके तो मेरे पास वीडियोस भी हैं जब मैं ड्रॉ कर रहा था, वो स्टेटस में इंस्टाग्राम पे लगाता था जब मैं इस बुक की कंपाइलेशन में था। 2021 की बात है। पहले इस बात पे आ जाता हूँ, जो आपने स्किल की बात की कि आप कैसे किसी को बता देते हैं। आई थिंक पीपल नीड टू लर्न, यू हैव टू प्रोवाइड बैक। अगर आप नहीं आगे देंगे किसी को तो फिर ये एक्सपेक्ट ना करें कि अल्लाह आपको नॉलेज देगा। वाह। सो यू हैव टू गिव नॉलेज। आपने रखना नहीं होता, आपने ये साइकिल पूरा करना होता है। आपके पास नॉलेज आई, आप आगे दे दें। आपने आगे दे दी, अल्लाह आपको और दे देगा। आपने स्टॉप लगा लिया, अल्लाह आपको नहीं देगा। इट्स वेरी सिंपल। आपको जो आता है वो सिखा दें। इस डर से निकलें, इस खौफ के बुत को तोड़ें कि अगर मैंने कुछ सिखा दिया तो ये मुझसे आगे ना निकल जाए। अरे भाई, यू हैव बिन अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड। बहुत वक्त हमारी और मैंने दोस्ती का आपसे हो बहुत गया। चीजें सीखी हैं। मैंने कभी आपसे रोका नहीं कि आप मुझसे आगे चले जाएंगे या आप मुझसे निकल जाएंगे आगे, या मैं तो चाहता हूँ आप मुझसे आगे जाएं। अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आइदर आई विल बिकम अ हीरो इन योर स्टोरी वाह। और अ विलन। या हीरो या विलन। और आपने, मुझे अभी भी याद है, मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि मुझे एडिटिंग आती नहीं थी, मुझे एडिटिंग इतनी भी नहीं आती थी कि मैं 2 क्लिप्स को जोड़ सकूं। तो एक सॉफ्टवेयर है एप्पल का फाइनल कट प्रो, उसमें भी आपने शुरू की एडिटिंग मुझे बताई थी। और बल्कि हार्डवेयर, आई मैकबुक का ठीक कैसे करना, सॉफ्टवेयर, वो सब आपने मुझे शुरू शुरू में सिखाया था। और आपने कहा था, एक डायरेक्शन दी थी मुझे। तो माशाल्लाह, देखिए आप मुझसे आगे निकल गए, आई एम हैप्पी फॉर यू। और आज ये जो मैं बैठा हूँ, कैमरेज लगे हैं, एडिटिंग हो रही है, तो ये सारी मैं कहूँगा कि उसी एक बीज के बदौलत है जो कि आपने बोया था। मेरा ख्याल है आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है, जो आपने सीखना था ना, वो आपकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ था। मुझे सिर्फ अल्लाह ने चांस दिया कि भाई आपने डॉक्टर अली को बताना है या मैं किसी और को कह दूं वो बता देगा। तो मैं अगर आपको ना बताता तो आपको कोई और बताया था। होना यही था, आपने पहुंचना यही था, ये सब कुछ होना था। आपको ये सब चीज़ें जो आती हैं ये आपको मिल जानी थी, क्योंकि ये इंसान नहीं देता, ये आपको अल्लाह देता है। एक्सीलेंट। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि यार आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, मैं ये हूँ। मैं उस दिन भी आपको देखें रात को ये बात कर रहा था, आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि देखें इंसान तब तक आगे नहीं निकल सकता जब तक वो मैं से ना निकले। जब आप मैं में फंस जाएंगे ना तो फिर आप आगे नहीं निकल सकते। बस फिर आपका जहन ही बंद हो गया। सो यू हैव टू गो आउट ऑफ दिस स्मॉल वर्ल्ड कि मैं हूँ। ओ भाई, आप तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कल मर जाऊंगा, 3 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कहाँ की स्किल, कहाँ का टैलेंट, कहाँ का हार्ड वर्क। जो भी चीज़ है वो अल्लाह ने दी हुई है। इज्जत है तो अल्लाह ने दी है, पैसा है तो अल्लाह ने दी है, स्किल है तो अल्लाह ने दी है। जिस दिन वो चाहेगा वो ले लेगा। तो नशा किस बात का है? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी ये समझाता हूँ, और अगर आपका प्रोग्राम यंगर जनरेशन देख रहे हैं, मैं उनको भी ये समझाऊंगा कि देखें कभी भी मैं में ना पड़े, मैं में ना पड़े, ये काम ना करें। ठीक है, आप अगर अपनी सीवी बनाते हैं तो ठीक है, उसमें आप लिख लें कि आपकी ये स्किल सेट है, बट दैट इज़ लाइक वो। लेकिन मैं का कॉन्सेप्ट आपको समझ होना चाहिए कि आप क्या अपने आप को ऊपर समझते हैं। इफ़ यू थिंक यू आर अबव ऑल, यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू विल फॉल डाउन। इसकी सिंपल सी मिसाल जो है, बड़ी अच्छी मिसाल है। सबसे ज़्यादा जो मैं में घुसा हुआ जो हस्ती है वो तो इब्लीस ही है ना। इब्लीस था, बिल्कुल है। तो क्या हुआ उसका, क्या बना उसका? हमें तो दिखा दिया अल्लाह ने ना कि ये उसकी हालत होगी। उसने क्या किया? उसने अल्लाह से कहा कि मैं शिर्क करता हूँ। नहीं, वो मैं से नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला, अभी भी फंसा हुआ है। तो इस चीज़ से अल्लाह ने आपको मना किया हुआ है कि आप देखें मैं में ना घुसें। आप मैं में चले गए तो फिर आप तो जानवर से भी नीचे घुस जाएंगे, क्योंकि आप अंधे हो जाते हैं। यू आर ब्लाइंडेड, यू कैन नॉट सी देम, क्योंकि हर जगह आपको अपना आप नज़र आएगा।
एक्सीलेंट। आपने जो इस तस्वर के बारे में बात की कि किस तरह अगले को सिखाओ, वो आपको बड़ा इंसान बनाती है, और सिखाने का अमल आप इस टीचिंग के साथ, अभी मैंने जिक्र की किताब का हाँ आपकी। जी, सॉरी, मैं वो किताब की बात भूल ही गया कि इंस्पिरेशन आपने कहा किताब की कहाँ से है। देखिए, मेरे वालिद साहब ने किताबें लिखी, आप भी मैंने जानते खुद हैं, पढ़ी आपने अपने पढ़ी एग्जाम भी है। में हाँ, उसको। हाँ। मैंने भी पढ़ी है, हमारी एग्ज़ाम में भी यही हम्म, किताबें होती थी। लेकिन वो बात ये थी कि देखें, मैं एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ, देखें, जब मैंने किताब लिखी पहले ना, इस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा किताब को बता देता हूँ। ये किताब मैंने लिखी, और ये किताब अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर बनी। इसको अवार्ड भी मिला कि 2022 की बेस्ट न्यूरोफिजियोलॉजी की किताब थी। तो तब मेरा ज़रा इस तरह रुझान बना कि मैंने कुरान को ज़्यादा डेप्थ में समझा, उसी दौरान ये में। तो जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आई कि मैंने तो गंद लिखा हुआ है। आप यकीन जानिए, बिकॉज देयर आर टू पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, एक ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मैंने जब ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुरान को देखा तो मुझे समझ आई कि मैंने तो कचरा लिखा हुआ है। ये तो अपनी किताब में आपने। मैंने कहा, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? ठीक है, एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट एडिक्टेड, टू बी रियली ऑनेस्ट, एडिक्टेड टू कुरान, कि वो कितना डेप्थ में आपको लेके जाता है, कितनी चीज़ें आपको सिखाता है, कितनी चीज़ें आपकी सीधी कर देता है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कुरान की, अगर आपने उसकी एक आयत भी पकड़ ली, एक छोटी आयत भी, और अगर आपने अपनी ज़िंदगी का उसको मिशन बना लिया, तो अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा। एक आयत आप ले लें बस, पूरा कुरान तो आप, बड़ी बात है। उसकी पावर की इंटेंसिटी इतनी है कि यू टेक वन वर्स फ्रॉम द कुरान एंड मेक इट द मिशन ऑफ योर लाइफ, एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। ठीक है, तो मैंने कुरान में से वो आयत उठाई जो माँ बाप पे है, वो मेरे दिल के बड़े करीब है। तो आई विल स्पेयर नथिंग टू सर्व माई पेरेंट्स। सब कुछ कर लूँगा, उनको सर्व करूँगा। नाइदर एम आई हार्ड वर्किंग नॉर एम आई टैलेंटेड, जैसे आपने बड़ी बातें की। आई से दिस ऑन कैमरा, आज फ्रॉम माई फैमिली, आप मुझे जानते हैं, दोस्त हैं, आई एम वन ऑफ द मोस्ट लेजी एंड लेड बैक पर्सनस यू कैन कम अक्रॉस इन योर सर्कल। ठीक है, बट आई डोंट नो क्यों अल्लाह ने दे दिया। तो एक लेजी, एक वो बंदा जो कि कहता है मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो उतनी इतनी आला किताब न्यूरोफिजियोलॉजी की, वो भी कैसे लिख, क्या उसको क्या इंस्पिरेशन यही है ना, मेरे वालिद साहब ने वाले लिखी साहब है। ने। मैं इसलिए लिखना चाहता था कि उनको ऑनर करूं, उनको खुशी हो कि मेरा बेटा जो है किसी गलत राह पे नहीं लग गया। माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बच्चे उनके वो ख्वाब पूरे कर लें जो वो ना कर सके। उन्होंने एक किताब लिखी थी, मैंने 4 लिख दी। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपने लिए लिखी है या अपनी शोहरत के लिए लिखी है, पैसों के लिए लिखी है, तो दिस इज पैथेटिक। मैंने वेल उनके लिए लिखी है। वेल आपके तरह के बच्चे पाकिस्तान में हो, औलाद हो, तो मैं नहीं, मेरा समझता हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं और नहीं, इसको मैं दिखाऊं, मैं सिर्फ आई जस्ट इंस्पिरेशन वांट की टू बात कर टीच रहा द हूँ। यंगर जनरेशन कि देखें, कुरान की एक आयत पकड़ लें। चलिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि एक और बंदे ने कुरान की एक आयत पकड़ी है। ठीक है, उसको अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। हम्म। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, यस। उसने तो, और जहां जाएंगे आप, उसने अपनी लाइफ का मिशन इस एक आयत को बनाया हुआ है। आप उसको नहीं गिरा सकते। मतलब फिर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, नॉट यस, अबाउट यस, पॉलिटिक्स, यस, ट्रूली। लेकिन अबाउट, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स, आई डोंट सपोर्ट एनी पार्टी, बट द थिंग इज कि एजुकेशन वाइज, शोहरत वाइज, जो उसका ड्रीम था वो सारा ड्रीम पूरा कर दे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अगर एक आयत भी पकड़ कुरान लें, की एक आयत, अगर आपने उसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, जुड़ जाए उसके साथ। अल्लाह आपको सब कुछ दे देगा। एक्सीलेंट, अमेजिंग। ये मेरे लिए काफ़ी लर्निंग पॉइंट है, आपने जो बात की वाकई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उस शख्स को अल्लाह ताला ने वाकई, जो हमारे इख्तलाफ उसके साथ हो, अल्लाह ताला ने काफ़ी उसको इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान के बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन अपने माँ बाप के ड्रीम्स को परसू करके, उनको पैशन, प्रोफेशन, और उनको इतना अच्छा बनाना, और फिर उसको, मेरे ख्याल में उसको उसको वो करना, अडॉप्ट करना, और आप पे बोझ नहीं है। ये चीज़ जो है ना, आई थिंक कि जो कमिंग जनरेशन है, जो कि मैं कहूँगा कि जनरेशन जी है, आई थिंक ये अपने इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस है इसमें। मुझे बताएं, आपने कहा मैंने 4 किताबें लिखी हैं। एक तो हमने न्यूरोफिजियोलॉजी की किताब की बात कर ली, और मेरे दिल के बड़ी करीब है, मेरे अभी भी बेड साइड पे मेरे शुक्रिया जी। ड्रॉर में होती है। लेकिन उसके अलावा आपने लिखी सक्सेस अनलॉक्ड। उसके अलावा अभी आप एक बुक पे काम कर रहे हैं, हाँ, वो द कार्डिक ग्रेट। फिजियोलॉजी पे है। हाँ, और उससे पहले अभी
आपने रिलीज की द क्रिएटिव माइंड थी एंड लेकिन एक किताब के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि लोगों को पहली नजर में मोहब्बत हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। ये आपकी जो किताब है लव एट फर्स्ट बाइट, क्या ये इसका जो टाइटल आपने रखा है इसके पीछे कोई स्टोरी अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा टाइटल है. पीपल थिंक दिस इज काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, काइंड ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी है ये, एंड दे थिंक लव एट फर्स्ट बाइट ये लोग गलत सेंस में ले जाते हैं. लव एट फर्स्ट बाइट इज नॉट इन द सेंस दैट यू आर इन लव विद समवन, और वो लव एट फर्स्ट बाइट इज द फूड मेमोयर. ओके, फूड मेमोयर दैट आई रोट जब मैंने पहली बार चरसी टिक्का को टेस्ट किया था, तो आई फेल इन लव विद इट. तो इसलिए उसका नाम था लव एट फर्स्ट बाइट. पहली ही बाइट में मुझे उससे मोहब्बत हो गई. अलबत्ता इसको गलत परसीव किया गया है बहुत दफा. लोग कह रहे हैं किस किस्म के नॉवेल्स आप लिख रहे हैं. मैं कहा था मैं आपको कुछ टफ, लेकिन अगर आप किताब पढ़ेंगे उसमें कोई मोहब्बत के किस्से नहीं है, वो सिर्फ फूड मेमोयर. हाँ नहीं, इसका टाइटल मैं अगेन कहूंगा कि इस देखें ना, अगर जो बंदा वो किताब पढ़ेगा कि आप चरसी टिक्का गए, आपने वो पहली दफा जब वो उसका बाइट लिया होगा तो आपको मोहब्बत हो गई थी. आपके सारे सेंसेस जागे होंगे. भैया आप, मैं फिजियोलॉजी के स्पेशलिस्ट को कैसे क्या समझाऊं, लेकिन अच्छा लव एट फर्स्ट बाइट. तो भी जो आपकी नई आने वाली किताब है, कुछ उसके बारे में पता है उसमें? वो तो कार्डिक फिजियोलॉजी पे है. अलबत्ता इससे पहले जो आई थी सक्सेस अनलॉक्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू माई पेरेंट्स. अगर आप सक्सेस अनलॉक्ड पढ़ेंगे तो मैंने उसमें ये ट्रिब्यूट दिया हुआ है, या वो लेसन्स लिखे हुए हैं कि जो ओवर द ईयर्स मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाए, जो मैं आज हूँ तो वो उन्हीं की वजह से तो हूँ. तो उन्होंने जो जो चीज़ें मुझे हर स्टेप पे सिखाई, जो जो मुझे याद था, जो जो मुझे याद है, वो मैंने उसमें लिखी है कि कैसे उन्होंने मुझे क्या चीज़ सिखाई, कहाँ पे मुझे कहाँ एक विजडम की बात कही, तो वो मैंने उसमें लिख डाला है कि इस तरह ये सारा कुछ हुआ और एक ये टाइमलाइन बनी. तो ये उनके लिए एक था. क्रिएटिव माइंड वो किताब है कि जिसमें जो क्रिएटिविटी की तरफ आप आते हैं, तो व्हाट इज़ द नेचुरल थिंग, जो बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर ली हैं, दैट इज़ रिटन ऑन इट. कार्डिक फिजियोलॉजी तो इट्स अबाउट कार्डिक फिजियोलॉजी, वो तो हार्ट के बारे में जितनी फिजियोलॉजी, तो दैट्स अ मेडिसिन बुक. तो वो तो आप खुद माशाल्लाह मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, तो आपको ज़्यादा इससे आइडिया है भी. येस, न्यूरो फिजियोलॉजी इज़ वेरी डियर टू मी. न्यूरो इज़ समथिंग आई लव द मोस्ट इन फिजियोलॉजी. वो मैंने पहली किताब लिखी थी जो आपके पास भी मौजूद है. तो न्यूरो फिजियोलॉजी में मेरी अभी फेलोशिप भी शुरू होने वाली है इंशाल्लाह करीब. दैट इज़ इन सर्जिकल इंट्राऑपरेटिव न्यूरो फिजियोलॉजी. तो आई एम डीपली इन लव विद न्यूरो फिजियोलॉजी. आई थिंक अल्लाह ने तख्लीक तो इंसान की बड़ी खूबसूरत की हुई है, लेकिन उस सब चीज़ों में हर एक चीज़ का एक लेवल होता है. मेरा ख्याल है जो दिमाग का लेवल है ना, ब्रेन का, वो पूरा समझा नहीं गया अभी तक. और दैट फैसिनेट्स मी अ लॉट कि हाउ डज इट वर्क. आप कॉग्निटिव की साइड को देखते हैं, माइंड को देखते हैं, आप माइंड को देखते हैं, मैं जो है ब्रेन को देखता हूँ. आई वॉन्ट टू कंबाइन बोथ ऑफ देम, सी हाउ डज दिस थिंग वर्क. यू ऑलरेडी नो कि इट इज़ वेरी लेस अंडरस्टूड. माइंड और ब्रेन इज़ समथिंग जो हम इंसान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए कि काम कैसे करता है. काम की तो बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो भी जाई होंगी, लेकिन फॉर इंस्टेंस ड्रीम्स, कुरान में ख्वाबों का जिक्र है, क्या आप उसको फिजियोलॉजिकली या साइंटिफिकली देख सकते हैं? नहीं. सो देयर इज समथिंग टू इट. सो यू कैन, और अभी इस पे बहुत काम हो रहा है, बल्कि काफी काम हो चुका है. हम करना चाहिए. दैट्स व्हाट फैसिनेट्स. लेकिन अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक चिप निकली है जिसके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, न्यूरोलिंक के नाम से. न्यूरोलिंक, बिल्कुल, जिससे वो सोच रहे हैं कि बड़ी जो क्रॉनिक मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको कवर कर सके. आई मीन दिस इज फैसिनेटिंग कि एक दिन एक बंदे को कोई मोटर न्यूरॉन डिजीज है और उसको चिप लग जाए और सेट हो सके, इवन डिमेंशिया या याददाश्त की बीमारी भी उससे ठीक हो सके. मैं आगे आपके बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने टीम मेंबर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो एक बुक है कलाम ना तमाम, वो यहाँ पे मेरे सामने रख दें, क्योंकि उससे कुछ 3 आपकी जो स्पेशलिटीज़ है वो एक जगह पे हो रही है. आपका जो बिजनेस है कार्बन बिस्पोक, उसके बारे में बताइए, वो क्या था? वो तो बिल्कुल एक बंदा जो कि आर्ट से उसको मोहब्बत हो, टीचिंग करे, बुक किताबें लिखे, गाड़ियों वाला किधर से आपको? ये डॉक्टर साहब इस तरह है ना कि मेरे बहुत सारे आर्ट के शौक़ हों या इधर उधर के शौक़ हों, उसमें से एक जो बहुत मेरे दिल के करीब जो शौक़ था वो गाड़ियों का है. मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है गाड़ियों का. आपको पता है मेरे पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं भी.
और गाड़ियाँ बनाना मुझे पसंद है, बनाना बनाना पसंद है, ये नहीं पसंद कि बस एक तैयार गाड़ी लेके बस देख लूँ उसको। आई लाइक वर्ड होता है गाड़ी को में चेंजेस लाने का, मॉडिफाई करना या Modify करना। हाँ उसको आप कह दें, ठीक है। तो वो मुझे पसंद था कि मैं अपनी टेस्ट के मुताबिक गाड़ियों को बनाऊं। तो वो मुझे बचपन से ये शौक़ था, लेकिन उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी। तो जब गाड़ियाँ आई तो मैंने फिर बना ली। जब बनाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग पूछना शुरू किया कि उन्होंने कि ये चीज़ कहाँ से ली, ये चीज़ कहाँ से ली। अब देखिए वो सारी चीज़ें जो मैं लेता था वो दुनिया भर में कभी एक जगह से मंगाता था, कभी दूसरी जगह से मंगाता था। तो वो इतना हैसल होता था कि अगर आप एक बंदा मेरी तरफ फॉर एग्जांपल गाड़ी बनाना चाहता है तो वो कभी कहीं से मंगाएगा, कभी कहाँ से मंगाएगा, वो तो ख्वार हो जाएगा इसका। ख्वार होगा, बहुत ख्वार है। मैंने क्या किया कि मैंने इसी को एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया, अपने ही शौक़ को। तो मैंने वो सारी चीज़ें जो ये लोग इधर उधर से मंगाएंगे मैंने एक रूफ के अंडर कर दिया। यानी कि आपने सर्विस उनको अंडर वन रूफ, वन विंडो। अगर आप एक हुड जो है वो आप जापान से मंगा रहे हैं, आप एक स्प्लिटर है आप चाइना से मंगा रहे हैं, एक और चीज़ है आप कहीं और से मंगा रहे हैं, सो कम टू मी आई विल गिव यू टू यू। हमने यानी कि अगर मेरे पास एक गाड़ी है और मैं चाहता हूँ उसमें कोई मॉडिफिकेशन करूँ तो मुझे ख्वार नहीं होना पड़ेगा। ये वन विंडो स्टॉप है आपका। मैं वन विंडो स्टॉप है, बट द थिंग इज कि वी डिज़ाइन कार्स ना, इट्स नॉट जस्ट दैट वी गिव अवे पार्ट्स, ठीक है। द रियल थिंग इन दिस बिजनेस इज कि उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इट्स द डिज़ाइन। पीपल हैव अ लॉट ऑफ पीपल, अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जांपल पैसा है लेकिन मैं इतना मसरूफ़ होता हूँ और मुझे नहीं पता घर कैसे बनता है अच्छा खूबसूरत, तो मैं एक अच्छे डिज़ाइनर को पैसे देता हूँ, आर्किटेक्ट को पैसे देता हूँ कि यार मुझे अच्छा खूबसूरत घर बना के दो। सो अ लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स हु ब्रिंग इन कार्स, दे माइट बी इंटरेस्टेड इन कार्स, उनको गाड़ियाँ पसंद होंगी, बट द पॉइंट इज़ उनके पास या तो पैसा नहीं है या दे डोंट नो कि ये चीज़ कहाँ से ढूंढूंगा, क्या ख्वारी में पड़ूंगा। तो गाड़ी दो बनाओ, गाड़ी मिल जाएगी। सो वट दे डू इज़ दे ड्रॉप द कार इन द मॉर्निंग, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सुबह गाड़ी लेके आते हैं, रात को तैयार गाड़ी ले जाते हैं। और पहले से आपने उनके साथ बैठ के उनको उसका जो डिज़ाइन है पूरा डिज़ाइन समझाया होता है कि दिस इज़ द डिज़ाइन इट्स गोइंग टू बी। एवरी कार्बन बिस्पोक कार दैट यू लुक एट इज़ यूनिक इन इट्स ओन वे। वो हर एक गाड़ी जो है वो स्टैंड आउट करेगी क्राउड में, बिकॉज इट्स डिज़ाइन, इट्स नॉट जस्ट पार्ट्स। नहीं तो इस तरह तो बहुत सारी दुकानें हैं ना, फिर आप तो सारों में मिक्सअप हो गए ना। तो इस आपका पैसा अगेन वही जो है ना फोकस लगता है, और आप उसकी जो क्लाइंट है उसकी नीड को समझते हुए उसकी डिजाइन करते बट द पॉइंट इज कि जो पैसा आ रहा है तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में तो लग रहा है ना। द पैशन जो मेरा ड्रीम है गाड़ियों का, उसको सर्वाइवल के लिए ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। आपका एक और पैशन भी है, इस पे भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं एक बुक कवर व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा। अगर ये फोकस इसका ठीक है, ये बुक कवर है, आप देख सकते हैं। किताब का नाम है कलाम ना तमाम, और इसका जो कवर है ये बहुत मकबूल हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मुफ्ती साहब की ये बायोग्राफी है, उसका भी आइडिया आपके साथ इन्होंने शेयर किया था। और ये कवर आपने जो उनका आपने खुद फोटोग्राफी की है, ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ, और काफ़ी लोग, मतलब मैं आपका फैमिली की बात करूं तो इस कवर से, इस कवर पिक से काफ़ी लोग को मोहब्बत हो गई है। जब आप ये पिक्चर खींचे थे तो क्या ऐसी चीज़ थी, क्या ऐसा आपने ये मूड जो आपने एक क्रिएट किया है, क्या था आपके माइंड में? देखिए पहले तो तारिक मुफ्ती साहब की बात कर लें, ठीक है। डॉक्टर तारिक सईद मुफ्ती जो हैं, ही इज़ द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आयू मेडिकल कॉलेज, द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ कोहार्ट मेडिकल कॉलेज, द फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ रहमान मेडिकल कॉलेज, ही इज़ द एकेडमिक एडवाइज़र ऑफ रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। बहुत लर्नड आदमी है, मेरे मेंटोर हैं। मुझे बहुत सारी प्रोफेशनल जो मुझे लर्निंग हुई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डॉक्टर तारिक सईद मुफ्ती। तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट दैट गोज़ टू इन माई सक्सेस इज ऑल्सो गोज़ टू प्रोफेशनल सेटअप में, वो मुफ्ती साहब को जाता है। दो ही वॉज अ क्लास फेलो ऑफ माई फादर, बट ही इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माई। तो ये पिक्चर जब मैं खींच रहा था तो दिस इज़ प्रायर टू द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक। ये किताब उस वक्त नहीं थी मैदान में, बिकॉज वी गो टू द ऑफिस टुगेदर इन द कार। अच्छा, आप लोग इकट्ठे आते जाते। तो ये उस वक्त ये मैदान में नहीं थी ये बात कि किताब आ रही है, बायोग्राफी आ रही है। लेकिन मैं अक्सर चीज़ें प्रिजर्व करता हूँ। अगर आप मेरा पॉडकास्ट देखें तो मेरा पॉडकास्ट का मकसद ये नहीं है, व्यूअरशिप मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, बट आई वॉन्ट टू प्रिजर्व समथिंग फॉर द लेटर ऑन जनरेशन। अगर आप सारे पॉडकास्ट में देखें, दिस इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्ट्री। तो मैं इनकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स में मैं हिस्ट्री प्रिजर्व करता था।
तो मुझे मुफ्ती साहब बड़े अजीज़ थे, तो मैंने इनसे कहा कि मुफ्ती साहब आपकी मैंने एक तस्वीर खींचनी, दैट इज़ गोइंग टू डिपिक्ट योर पर्सनैलिटी, हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन फॉर दिस नेशन। तो उन्होंने, जाहिर सी बात, उन्होंने कभी मुझे इनकार किया नहीं, उन्होंने कहा बस तुम आ जाओ खींच लो तस्वीर। तो आई टुक दिस पोर्ट्रेट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज नाउ आई एम वेरी सेलेक्टिव इन पोर्ट्रेट, बिकॉज आई डोंट हैव अ कैमरा। अब तो मेरे पास कैमरा भी नहीं, सिर्फ फ़ोन। अच्छा, अब आप फोन से फोटोग्राफी करते हैं? नहीं, बस अब तो पोर्ट्रेट खींचता ही नहीं हूँ ना। ठीक। लेकिन अब जितनी भी फोटोग्राफी या वीडियोस आप देखते हैं वो फ़ोन से हैं। तो मैं, एक मेरे पास जो कैनन 5D Mark II पुराना कैमरा पड़ा हुआ था, अब तो वो भी गया, तो उससे मैंने ये लास्ट पोर्ट्रेट खींची थी मुफ्ती साहब की। दिस इज़ इन हिज ड्राइंग रूम दैट आई शॉट, एंड व्हेन ही रोट दिस बुक, क्योंकि पब्लिकेशन में भी मैं उनके साथ इन्वॉल्व था, क्योंकि मेरा जो पब्लिशर था उसी ने ये पब्लिश की है, खैबर मेल ने, तो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट पार्ट एज वेल। तो उन्होंने फिर, मुफ्ती साहब ने खुद मुझे कहा कि आई वॉन्ट दिस पिक्चर टू बी ऑन द कवर फोटो। आई सेड सर आई विल बी ऑनर्ड, इससे ज़्यादा मेरे लिए ऑनर की क्या बात हो सकती है कि मेरा मेंटोर जो किताब लिख रहा है उसकी कवर फोटो मैंने खींची हो। तो मैंने फिर हाई रेजोल्यूशन में उनको दी, एंड दिस इज़ हाउ इट केम। इट्स अ वेरी लवली फोटो, वन ऑफ माई फेवरेट फोटोज एज वेल। हम सब की बड़ी फेवरेट फोटो है। आखिर में मुझे पता है गुफ्तगू क्या है? गुफ्तगू, अभी उसी पे बात आई। देखिए, गुफ्तगू मेरा पॉडकास्ट है जिसका पहला एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था आई गेस 2-3 months ago, एंड दैट वाज यू वर द गेस्ट विद मी। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ही वाज वेरी काइंड इनफ कि मैंने इनको फ़ोन किया। मैं अपने क्लिनिक से आया था और डॉक्टर अली अपने क्लिनिक से आ रहे थे। मैंने इनसे फ़ोन पे बात की कि किधर है, तो इन्होंने मुझे कहा मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। मैंने कहा मैं आपके घर के बाहर हूँ और गपशप लगाते हैं। एंड व्हेन डॉक्टर अली सैट विद मी, तो हमने पेशावर का कहीं राउंड लगाया, तो इनको मैंने कहा मैंने माइक्रोफोन लिए हुए हैं और शायद मैं कहीं पॉडकास्ट शुरू कर दूँ। तो इन्होंने मुझे कहा मुझे दिखाओ अपने माइक्रोफोन्स। सो आई टुक हिम टू माई स्टूडियो एंड आई शोड हिम द माइक्रोफोन्स, एंड देन आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड why not start a podcast? And that is the first day of the microphone unboxing की, और उसी दिन मैंने podcast रिकॉर्ड किया, and the first episode was with him. The podcast गुफ्तगू का बेसिक मकसद सिंपल है, preserving intellectual history. Those people who have unsung heroes, जिन्होंने एक विजडम पाई है अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद, तो उनके साथ वो गुफ्तगू की जाए कि जिसमें वो हमें कुछ सिखा सकें और वो प्रिजर्व हो जाए। सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। इसमें बहुत सारा रोल जो है मेरे वालिदैन का है। मेरी वालदा चाहती थी कि वो मुझे पुश कर रही थी पॉडकास्ट की तरफ। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरे पास और भी बहुत काम है करने को, मेरे पास कहाँ है टाइम, बट शी वॉन्टेड मी टू डू अ पॉडकास्ट। इवन द माइक्रोफोन्स शी बॉट इट फॉर मी एंड शी सेड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। एंड बड़ी मुश्किल से मैं वैसे उनको एपिसोड पे लेके आया। इसमें बहुत ज़्यादा रोल डॉक्टर तारिक सईद मुफ्ती का है, बहुत सारे मेहमान, वो सेकंड एपिसोड उनके साथ था। इसके अलावा वो बहुत सारे मेहमान वो मेरे लेके आए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर समीर जो हैं, समीर खान कबीर, सो ही हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन द सीज़न 2, बिकॉज इफ सीज़न 2 इज़ रनिंग इट्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर समीर, बिकॉज ही ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ पीपल। और उन्होंने मेरे साथ बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि किस तरह हमें लेके जाना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। एंड ऑनेस्टली I'm loving it, the podcast. But the true thing, I think, I don't know about how much viewers have learned from it, but every weekend when I sit with a person who has that amount of experience and that amount of IQ, तो मेरी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत हो रही होती। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। आई मीन आपकी गुफ्तगू तो मैं सुनता रहता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और काफ़ी नए लेजेंडरी लोगों के साथ उनकी बातें सुनना, उनके माइंडसेट का पता करना। कुछ हमने भी एक ऐसा सिलसिला शुरू किया, लेजेंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ। जितने भी हमारे नफ्सियात के लेजेंड्स हैं उनका इंटरव्यू उसको वीडियो में आर्काइव हो जाए। आखिरी सवाल, आपसे इतनी बातें हुई, आप इतने ज़्यादा अच्छे और लर्न लोग के साथ गुफ्तगू में बैठते हैं, मेंटल हेल्थ क्या इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर अली, मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर एक हदीस है ना कि अगर आप सुबह उठें और आपके पास सेहत है तो आप दुनिया के मालदार तरीन आदमी हैं। मेंटल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग। यू आर जस्ट लाइक, कहते हैं ना, जिंदा लाश बन जाते हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के उससे प्लेटफॉर्म से
कि देखिए जैसे आपका पेट ख़राब होता है आप डॉक्टर के पास आ जाते हैं, जब आपका दिल का मसला होता है आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, आपको कोई नर्वस सिस्टम का इशू होता है आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन वो टैबू जो एग्जिस्ट करता है कि आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हों और आप साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं, जो आपको रोकता है, इट्स गोइंग टू मेक यू सफ़र। तो इस टैबू को, इस कल्चरल बैरियर को तोड़ना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो आप पागल हो गए। हर एक बीमारी है जिसका हल होता है। तो इफ़ यू आर फीलिंग नॉट वेल, गो टू द कंसर्न डॉक्टर। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास जाने में। इफ़ आई एम फेसिंग समथिंग एंड माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आई विल कम टू यू एंड आई हैव। वेल इस पे तो हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन अगर जहनी सेहत ठीक ना हो, और डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन भी है कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी सोच ही ठीक नहीं है तो आपका जिस्म उसके साथ काम नहीं, करेगा। कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। देखिए देखिए आप, वही मैं कह रहा हूँ, आप माइंड के साथ खेलते हैं, खेलते तो नहीं, आप यू यूज़ माइंड एंड यू ट्रीट माइंड्स। मेरा काम जो है वो फिजियोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी के साथ है। तो आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि देखिए बॉडी इज़ अ स्लेव ऑफ द माइंड। बॉडी वो सब कुछ करेगी जो माइंड कहेगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसी को इग्नोर कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी। तो आप उसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आई थिंक मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है, आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी, एवरीथिंग विल वर्क परफेक्टली। वेल उमैर, विद अपनी फखर में जो आपने मेंटल हेल्थ की जो बात की, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर माइंडकास्ट स्टूडियो। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और ये स्टूडियो और ये जो माइंडकास्ट का जो सारा कॉन्सेप्ट था, ये आपका आइडिया था, और उसको इम्प्लीमेंट करने में आपने बड़ी हेल्प की नहीं नहीं अरे यू जस्ट बी हम्बल एंड आई थिंक I'd say it again कि whatever was written for you वो आपको मिल गया. So I had the choice whether I would become a part of it or I could become a villain in it. So I chose the part where I want to be on the good side of it. आपने बुलाया मुझे पॉडकास्ट पे, बहुत मज़ा आया आपके साथ. तो वैसे भी गुफ्तगू बहुत मज़ा करती है. when we ever come over to my house, we are neighbors as well, if the people don't know. लेकिन द थिंग इज़ कि इट वॉज ट्रूली एन ऑनर, इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी टू बी ऑन योर शो. बहुत अच्छी मज़े की बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला. आपसे भी बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे. तो दिस वॉज द फर्स्ट, बट आई कैन से कि आखिरी नहीं था. इसके बाद काफ़ी माइंडकास्ट होगी, गुफ्तगू होगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इससे हम, एक तो अच्छी बात है कि हम आपस में फोकस एक दूसरे को देखते रहते हैं और सीखने को बहुत मिलता है. थैंक यू डॉक्टर. Thank you so much, Dr. Ali. Thank you so much for inviting me to the show. And I hope this becomes a big success. आई होप Inshallah. Thank you.